दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे इस चैनल पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जो बायोलॉजी है उसे स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी भी 4 या 5 क्लास आपके लिए डाली जा चुकी हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो फर्स्ट पेपर है जिसके अंदर कि आपका जो जीके वाला पोर्शन होता है वो भी आता है, आपके फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या कोई भी एग्ज़ाम, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि आपको जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी तैयारी साथ साथ करवाई जाए। लेकिन इस जो कोर्स जो हम बना रहे हैं अब ये फर्स्ट पेपर का, इसको इस तरीके से लगभग डिज़ाइन किया गया है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या कोई आपका जो अभी ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है उसका हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, कोई भी पेपर हो, आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो राजस्थान का जीके है वो बिल्कुल सबके लिए सेम होता है। तो उनको सभी को ध्यान में रखते हुए ये जो कोर्स है वो उस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसके अंदर हम डेली यानी कि लगभग 10 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और उन 10 प्रश्नों से रिलेटेड, और वो जो 10 प्रश्न भी होंगे वो भी ऐसे होंगे जो कि पिछले कुछ वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो आरपीएससी की परीक्षा हो या अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा हो, उनके अंदर वो आए हुए प्रश्न हैं, यानी कि पहले वो आ चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो प्रश्न अब नए परीक्षाओं में बनते हैं वो भी जो पिछले प्रश्न हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, या तो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे या एज इट इज उसी प्रश्न को उठाकर कई बार आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। तो उसी तरीके से हम उन प्रश्नों को लेते हुए उन प्रश्नों के इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनते हैं नए, हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से सिर्फ इतना निवेदन है कि अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो ये वीडियो आने वाली है, जो ये पूरा कोर्स होने वाला है, इसका लाभ हो सके। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और सभी का फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो लाते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जो कह रहा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, और जो ये प्रश्न है ये आपके सेकंड ग्रेड एसएस 2011 में पूछा जा चुका प्रश्न है। आप ये ना देखें कि जो प्रश्न है बहुत सिंपल है, प्रश्न बहुत सिंपल हैं लेकिन इनके अंदर जो भी बातें छुपी हुई हैं या इनसे जो नए प्रश्न बन सकते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता है कि 30 मार्च जो इसका आंसर होगा, क्योंकि 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब ये क्यों मनाया जाता है एक बार उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ये आपको पता है कि भाई राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, और एकीकरण जो हुआ वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। अब एकीकरण अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो जब हम मॉडर्न राजस्थान की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे राजस्थान की, तो उसके अंदर मैं आपको एकीकरण पूरा समझाऊंगा, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखें कि भाई एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ, और उन्हीं में से जो चौथा चरण था, कौन सा चरण, चौथा चरण, जिसको कि नाम दिया गया वृहद राजस्थान। क्या नाम दिया गया, वृहद राजस्थान। और इस वृहद राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949। कब हुआ था, 30 मार्च 1949। और इसी वजह से इसी दिन को यानी 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस दिन ऐसा क्या हुआ कि यार इसको मनाया गया, तो इस दिन क्या होता है देखिए आप। तो इस दिन होता यह है कि जब तीसरा चरण पूरा हुआ जो कि कहलाता है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। और इस संयुक्त राजस्थान में राजस्थान की जो 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी उनको इसके अंदर जोड़ा गया। अब वो 4 बड़ी बड़ी कौन कौन सी थी एक बार उन्हें देखें। पहला जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और इसके साथ था बीकानेर।
तो ऐसे करके 4 बड़ी रियासतों को जब संयुक्त राजस्थान में जोड़ा गया, जिससे कि क्या बनता है, वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। और ये घटना थी 30 मार्च 1949 की। तो ये जब 4 बड़ी रियासतें जुड़ी संयुक्त राजस्थान में, तो लगभग राजस्थान का पूरा निर्माण हो गया था। इस वजह से इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके साथ साथ एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो वृहद राजस्थान का जो निर्माण था, तो उस वक्त एक समिति थी जिसे हम कहते हैं राजस्थान आंदोलन समिति। कौन सी समिति? राजस्थान आंदोलन समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ये इसके अध्यक्ष थे। और इसी जो ये समिति थी, इसी समिति के प्रयासों से जो वृहद राजस्थान है उसका निर्माण हो सका था। तो अब आपके सामने कितने प्रश्न बन चुके हैं एक्स्ट्रा कि भाई एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। वृहद राजस्थान कौन से चरण की बात है? तो चौथे चरण की बात है। इसका निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को हुआ। संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण में हुआ। कौन कौन सी नई रियासतें जुड़ी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। साथ में राजस्थान आंदोलन समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे उस वक्त? राम मनोहर लोहिया थे। तो इस तरीके से एक प्रश्न से आपके लगभग 5 से 6 प्रश्न तैयार हो गए हैं और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, हर एक प्रश्न को देखते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान का राजकीय पशु, ध्यान से समझना इसे, कि जो राजस्थान का राजकीय पशु है वो कौन है। और ये प्रश्न भी कांस्टेबल जो एग्जाम 2007 और एचएम के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन है? तो आप सभी को पता है कि कौन है? चिंकारा है। तो राजकीय पशु कौन है? चिंकारा। अब बात आती है कि इस चिंकारा को कब घोषित किया गया? तो इस चिंकारा को जो राजकीय पशु है वो घोषित किया 1981 में, 1981 में। इसके अलावा इससे प्रश्न बन सकता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला गजेला। इसके साथ साथ इसको एक नाम और लिया जाता है एंटीलोप। क्या कहते हैं? एंटीलोप भी कहा जाता है इसे। तो ये तीनों चीजें आपको याद रहेंगी। जब हम अब बात कर रहे हैं राजकीय पशु की, तो इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी जानकारी ध्यान देना इसे कि जो चिंकारा है ये नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है। यानी कि ये जो नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है, इसी के साथ साथ अभी 2014 में, कब? 19 सितंबर 2014 यानी 19 सितंबर 2014 को एक अधिसूचना जारी की गई। उस अधिसूचना के तहत जो पशुधन श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? पशुधन श्रेणी में जो राजकीय पशु है वो किसे घोषित किया गया है? ऊंट को घोषित किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कब किया गया है? 19 सितंबर 2014 को पशुधन श्रेणी में किया गया है ऊंट को। ठीक है। और ये वाला जो, यानी कि ये तो हो गया डोमेस्टिक स्टेट एनिमल और वो हो जाएगा नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ कुछ अलग से बातें करते हैं, जैसे कि ये तो हो गया आपका राजकीय पशु। अगर हम बात करते हैं राजकीय पक्षी की, तो पक्षी कौन है हमारा? तो राजकीय पक्षी है गोडावण, जिसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसको भी 1981 में, 1981 में ही इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। इसके अलावा राजकीय, अगर हम पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प जो कि कौन है? रोहिड़ा। रोहिड़ा, ये जो रोहिड़ा है इसको जो घोषित किया गया, ये किया गया था 1983 इसके 2 साल बाद पुष्प रोहिड़ा। और रोहिड़ा को जो वैज्ञानिक नाम है वो कहा जाता है टोकोमेला अंडुलेटा। टोकोमेला अंडुलेटा। तो आपको ये भी समझ में आ गया रोहिड़ा के बारे में। अब हम बात करें राजकीय जो वृक्ष है, तो वृक्ष कौन है हमारा? वो हो जाएगा हमारा खेजड़ी। ठीक है। खेजड़ी को भी कब किया गया? इसको भी किया गया 1983 में, 31 अक्टूबर 1983 को इसको घोषित किया गया। और जो इसका नाम है
इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें राजकीय खेल की, तो राजकीय खेल हमारा कौन है? हमारा राजकीय खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, ठीक है। और इसको कब किया गया राजकीय खेल? 1948 में ही घोषित कर दिया गया था। इसके साथ साथ कुछ और अदर अगर हम जानकारी की बात करें तो जो हमारा राजकीय वृक्ष है, जो खेजड़ी है, उसको राजस्थान का कल्प वृक्ष या राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो अगर हम इस खेजड़ी की बात करते हैं तो इस खेजड़ी को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष, और साथ में राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव या राजस्थान का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है। इसके अलावा जो पुष्प होता है रोहिड़ा, उसको रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। तो इसके साथ साथ अब आपको एक छोटे से प्रश्न में कितनी सारी जानकारी देखने को मिली है। तो आप या तो इन्हें नोट करते हुए चलें या आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है, ताकि आपके पास ये हमेशा के लिए सेव हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह पूछा गया है आरएएस 2015 के अंदर। आरएएस 2015 में बहुत अच्छा प्रश्न है कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया है। तो किन वर्षों में किया गया है? तो ध्यान से देखना कि जो संभागीय आयुक्त का जो पद था, इस संभागीय आयुक्त का जो पद था, यह सबसे पहले 1949 में प्रारंभ किया गया था। ध्यान से समझना इस बात को। 1949 में प्रारंभ किया गया और 1949 में प्रारंभ करने के बाद में 1962 में जब सरकार थी किसकी? मोहनलाल सुखाड़िया। सीएम कौन थे हमारे उस वक्त? मोहनलाल सुखाड़िया जो सीएम थे, उनके समय में इसको एक बार वापस से समाप्त कर दिया गया। लेकिन वापस से 1987 के अंदर, 1987 में जिस वक्त हमारे सीएम हुए हरदेव जोशी, तो जब हरदेव जोशी जी की सरकार आई उस वक्त इसे वापस से पुनर्स्थापित किया गया था। किसको? संभागीय आयुक्त के पद को या संभागीय व्यवस्था को वापस से किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके सामने? 20 का आंसर हो जाएगा। 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित किया गया। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वह संभागों की संख्या, तो वर्तमान में हमारे 7 संभाग हैं, ठीक है। 7 तो हो गए हमारे संभाग, और सबसे नवीनतम जो संभाग है वो कौन सा हो जाएगा? भरतपुर संभाग हो जाएगा। ये आपको पता है। जिसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 4 जून 2005 में भरतपुर संभाग सबसे नया संभाग बनाया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो भी बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है कि जो हनुमानगढ़ जिला है वो किस वर्ष बनाया गया था? ये पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा 1994 में, 1994 में। देखिए ध्यान से समझना इस बात को, बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं इनसे। जो मैं आपको बताने वाला हूं इनसे बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। राजस्थान का जो एकीकरण था वो समाप्त हो गया 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और उस वक्त जो टोटल जिले राजस्थान के अंदर समाहित हुए वो थे 26 जिले। अंतिम जिला जिसके अंदर वो अजमेर मेरवाड़ा वाला जो भाग था उसे इसके अंदर ले लिया गया था। और इस तरीके से 26 जिले यहाँ पर थे। अब उसके बाद में होता क्या है कि सबसे पहले 27वां जिला, कौन सा जिला? 27वां, जो कि जिला कौन सा था? धौलपुर। कौन सा जिला था? धौलपुर। जो कि कब बना? यह बना था 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को सबसे पहले 27वां जिला बनाया गया धौलपुर। फिर उसके बाद में अगर 28वें जिले की बात करें, 29 और 30, ये तीनों जिले एक साथ कौन कौन से थे? अब ये जिले सबसे पहले बात करें तो 12, फिर आता है दौसा, फिर आता है राजसमंद।
तो इन तीनों जिलों को एक साथ गठन किया गया और यह किया गया था 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 को एक साथ तीनों जिलों का गठन किया गया, 12, दौसा और राजसमंद। फिर उसके बाद में जो 31वां जिला आया जो कि था हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जो कि कब बनता है, 12 जुलाई 1994 को। यह कब बनाया गया, 12 जुलाई 1994 को। फिर बनता है 32वां जिला जो कि है करौली, करौली कब बनता है, 19 जुलाई 1997 को, 19 जुलाई 1997 को बनाया गया। और इसके बाद में सबसे अंतिम और 33वां जिला जो कि है प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ का जो गठन है वो कब हुआ, आप सभी को पता है, 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को सबसे अंतिम जिला जो 33वां जिला है प्रतापगढ़, इसका गठन किया गया था। तो यहां से जैसे प्रश्न आया हुआ है हनुमानगढ़ जिला, वैसे ही कोई भी जिला आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट के जो जिले इनको आप आराम से याद रख सकते हैं। सिंपल सा है कि सबसे पहले धौलपुर को याद रखो, उसके बाद में 12, दौसा, राजसमंद या BDR ऐसे कर लो कि BDR है वो 10 अप्रैल 1991 को बना। इसके अलावा हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997, इसके बाद में प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। तो इस तरीके से इन जिलों का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपको कहता है कि भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। बहुत आसान से प्रश्न है ये, लेकिन इनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो सबसे बड़ा जो राज्य कौन सा होगा, भारत का कौन सा राज्य हो गया भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि कितना है हमारा क्षेत्रफल, तो हमारा कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर को लिखेंगे तो वही बात है, वर्ग किलोमीटर। तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। साथ साथ अगर हम बात करें तो देश के कुल क्षेत्रफल का, इस देश के पूरे कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% हमारा जो भूभाग है। अब इसी के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी अगर हम लें तो हमारा जो राजस्थान है इसका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा हमारा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यही तो है, आप सभी को पता होगा कि 23/3 से 30/12 उत्तरी अक्षांश। और अगर मैं इसके देशांतरीय विस्तार की बात करता हूं कि जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 69 डिग्री 69/30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में पूर्वी देशांतर है पश्चिमी देशांतर है, तो याद रहना चाहिए क्या हो गया ये, पूर्वी देशांतर। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि हमारे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर आता है, तो इसके अंदर कितना अंतर आ जाएगा, 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर आएगा। और इसके अंदर कितना अंतर आएगा देशांतर में, 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर आएगा। ये किस तरीके से निकाले जाते हैं, यानी इसको हम 60 मानकर और इसमें से घटाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल जोड़ बाकी जैसे करते हो वैसा नहीं है, यहाँ पर 100 नहीं मानते हैं, 60 के हिसाब से होता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर और इसकी जानकारी लें तो आप ये कह सकते हो कि जो राजस्थान है वो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना है, 826 किलोमीटर। तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपके सामने क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि आपका क्षेत्रफल कितना है, कितना प्रतिशत भूभाग है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हो जाएंगे, और इन दोनों का यहाँ पे कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इनकी जो लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो आपको कहता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है
कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा है, यानी इंटरनेशनल की बात कर रहा है, और पुलिस कांस्टेबल 2007 में आया हुआ प्रश्न है। तो अगर मैं राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितनी है, 1070 किलोमीटर है। तो आंसर तो अपना क्या हो जाएगा, 1070 किलोमीटर हो जाएगा। अब इस 1070 में भी अगर हम बात करें तो कितने जिले आते हैं, 4 जिले इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। अब ये चारों जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आएगा कौन सा, गंगानगर। गंगानगर के बाद में कौन सा आता है, बीकानेर। बीकानेर के बाद में आता है आपका जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में आपका आता है बाड़मेर। तो एक प्रश्न ये होगा कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर जैसलमेर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर लगता है। इसके अलावा जो बीकानेर है ये सबसे कम लगता है, 168 किलोमीटर लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो बाड़मेर है वो 228 और गंगानगर 210 किलोमीटर लगता है इसके साथ। इसके अलावा ये तो हो गए आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर मैं बात करता हूं अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4850 किलोमीटर। और इसके अंदर भी 5 जो राज्य हैं, कितने राज्य, 5 राज्य, 5 राज्य इससे लगते हैं। इन 5 राज्यों की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, फिर एमपी, और लास्ट में आएगा आपका गुजरात। और सबसे ज़्यादा जो लगती है वो एमपी के साथ लगती है, सबसे कम लगती है वो पंजाब के साथ लगती है। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर ओनली, और एमपी के साथ में लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास की सीमा बनाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा आपके सामने पॉइंट आ चुके हैं। इसके साथ साथ अगर वो कभी आपसे पूछ ले, परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, कि भाई अगर राजस्थान है तो इसकी पूरी यानी कि चारों तरफ स्थलीय सीमा कितनी हो गई, तो 1070 तो हो गई अंतरराष्ट्रीय, 4850 हो गई क्या आपकी अंतरराज्यीय। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5920 किलोमीटर। कितना, 5920 किलोमीटर कुल जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई हो जाएगी। तो ये आपके सामने प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते रहें या इसे नोट डाउन करते रहें आप। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न कहता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, ध्यान से समझना, कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है 2018 में, वहां पर ये पूछा गया है प्रश्न। अब इसके अंदर जो आंसर होगा ये कहना चाह रहा है कि ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जब इनको मिलाते हैं रेखाओं को, जो सबसे बड़ी रेखा है जिसके अंदर अपन ये कहते हैं कि भाई ये तो 869 किलोमीटर है और ये 826 किलोमीटर है, तो ये जहां काटती हैं वो बिंदु कौन से जिले में स्थित है, तो ये जो बिंदु है ये स्थित है आपके नागौर में। ठीक है, कहने को हम ये कहते हैं कि राजस्थान का जो मध्य है वो अजमेर है, भाई अजमेर को मध्य मानते हैं, लेकिन नहीं, जो ये पॉइंट आएगा वो कहाँ आता है, नागौर में आता है। अभी वर्तमान में अभी क्या हुआ है कि वर्तमान में एक सैटेलाइट की मदद से इसको देखा गया है और उसके बाद में ये डिसाइड किया गया है कि नागौर का एक गगराना गांव, कौन सा गांव, गगराना गांव, कहां पर है, नागौर में। तो नागौर का जो गगराना गांव है वो सबसे मध्य बिंदु यहां पे घोषित किया गया है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि आरपीएससी की कुछ बुक्स में या आरपीएससी जो आंसर अभी भी मानती है वो एक दूसरा गांव है जिसको कहते हैं लापोलाई। लापोलाई गांव नागौर में ही है, ये भी नागौर में ही है, लेकिन वो इसे मानती है। अब जो आपके पेपर में अगर मान लो इस तरीके का प्रश्न आता है, पहली बात तो दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं, लापोलाई और गगराना दोनों नहीं आएंगे। अगर आ भी जाते हैं तो इस पर फिर वो विवाद वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको, अगर आप गगराना गांव करके आते हो तो आपके पास इसका एविडेंस होगा, आगे जाके आप इस पर बात कर सकते हैं आगे। तो क्या सही होगा आपका, गगराना गांव, नागौर। तो ये समझ में आया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपको, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में
किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों से मिलती है? ये जेलर का एग्जाम हुआ 2004 में, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये जो अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले ही तो थे आपके। 4 जिले में कौन कौन से थे? गंगानगर था आपका बीकानेर था, आपका जैसलमेर था, और आपका एक कौन सा था? बाड़मेर था। तो जो गंगानगर ऊपर की तरफ है और नीचे बाड़मेर है, तो एक तो बाड़मेर हो गया और एक हो गया आपका गंगानगर। ये दोनों ऐसे जिले हो गए जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अभी पटवार 2008 में भी पूछा गया है और उसके बाद में भी किसी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है ऐसा प्रश्न ये, कि जो जैसलमेर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर से कितना बड़ा है? तो देखिए, अगर मैं जैसलमेर की बात करूं तो जो इसका क्षेत्रफल है जैसलमेर का वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं धौलपुर की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 3033 वर्ग किलोमीटर। अगर वैसे देखते हैं तो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 11.22% भाग तो होता है ये वाला, और इसके साथ साथ अगर इसे देखें तो ये 0.82% ये होता है, 88% ये होता है, 88%। तो अगर इनके उस गुणे की बात करें कि ये जिला यानी जैसलमेर कितना बड़ा है धौलपुर से, तो ये है लगभग 12.66 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है ये? 12.66 गुना बड़ा है। तो समझ में आया ये प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आज का। यह प्रश्न कहता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश और मैथ 2011 में पूछा जा चुका है। तो जब राजस्थान के हम नीचे वाले भाग की हम यहां से बात करते हैं तो यहां से जो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, तो ये कर्क रेखा नीचे की तरफ 2 ही जिले हैं, आपको समझ में आना है यहां से कि राजस्थान के कौन कौन से जिले। एक तो है आपका डूंगरपुर और एक है आपका बांसवाड़ा। ठीक है, इन दोनों से होकर गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो आंसर तो आपका ये हो जाएगा सही, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस जिले के मध्य से गुजरती है और किस जिले को छूती हुई गुजरती है। तो आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि भाई डूंगरपुर को डी लिखते हैं और उसको अपन लिखते हैं बी। तो बी को तो अपन पूरा यहां से बनाते हैं, तो बीच में से कौन सा कटा हुआ है? बी कटा हुआ है ना। इसका मतलब बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर को छूती हुई गुजरती है। एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हुआ। साथ साथ कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है जो कर्क रेखा है वो कितना किलोमीटर एरिया लेती है, मतलब कितने किलोमीटर से होकर गुजरती है, राजस्थान में कितना इसका भाग है? तो लगभग 26 किलोमीटर इसका भाग पड़ता है कर्क रेखा का। तो इसी के साथ जो आज की ये प्रश्नोत्तरी है वो खत्म होती है और इसी के साथ आपका जो राजस्थान का परिचय है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं अच्छे अच्छे, उनसे जो भी जानकारियां निकलती हैं वो लेकर आपके सामने मैं आ जाऊंगा। आपको ये क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा जो वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।